आप सभी को नमस्कार। आज उत्तर लेखन के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं और यह विशेषकर ये कार्यक्रम राज्य विशेष एमपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसमें आधुनिक भारत जोड़ा गया है। तो एमपीपीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ये यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जहां पर भी ये टॉपिक हमारा है कि आधुनिक भारत जुड़ा हुआ है मुख्य परीक्षा में, ये सभी राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश विशेष का चल रहा है, तो ये सभी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर एमपी के लिए। ठीक है, क्योंकि एमपी में आधुनिक भारत सेक्शन जोड़ा गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हटाया गया है। पिछले प्रश्न में मैंने विश्व इतिहास से चर्चा किया था, तो अब विश्व इतिहास की चर्चा करना उचित नहीं है, क्योंकि जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए पुराने सिलेबस से जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि हम उनको लेकर चलते हैं तो यह उचित नहीं है। कुछ ऐसा टॉपिक हम पकड़ते हैं जो पहले भी था, आज भी है, तो इससे क्या होगा, एक समन्वय बना रहेगा और उनको भी फायदा होगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो आगे देंगे एग्जाम, आगे परीक्षा में बैठेंगे, उनको भी फायदा होगा। तो ये कॉमन है। जो है आधुनिक भारत की बात करें तो पुराने सिलेबस में भी है, नए में भी है भारत का इतिहास, तो वहीं से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न था, अंग्रेजों ने बेखबरी में भारत को जीत लिया। अंग्रेजी विजय आकस्मिक घटना थी जो ना सुनियोजित थी और ना ही ब्रिटेन से निर्देशित थी। मतलब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने जो बेखबरी से भारत में जो विजय हासिल किया, वो बेखबरी से हासिल किया, उसकी उनकी कोई पूर्व योजना नहीं थी, ना ही उनकी योजना थी और ना जो ब्रिटेन से उनको कोई दिशा निर्देशित इस तरह के किया गया था। ये कथन था, इसकी चर्चा करनी है एक बार फिर से। अंग्रेजों ने बेखबरी में भारत को जीत लिया। अंग्रेजी विजय आकस्मिक घटना थी जो ना तो सुनियोजित थी और ना ही ब्रिटेन से निर्देशित घटना थी। एक प्रकार का कथन है। आप जानते हैं कि इतिहास लेखन में बहुत प्रकार के इतिहासकारों का योगदान है, और ये जो कथन है ये उस समय के जो साम्राज्यवादी इतिहासकार होते थे, जो ब्रिटेन की नीतियों में विश्वास करते थे, तो ऐसे जो जिनका दृष्टिकोण जो है ब्रिटेन को सही साबित ठहराने का होता था, उनके द्वारा, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उनके द्वारा एक कथन दिया गया कि ब्रिटेन का इतना ये उद्देश्य नहीं था कि उसको भारत पे कब्जा करना है, भारत पे अधिकार करना है, भारत पे शासन करना है, बल्कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि जो वहां पे लोग गए, उस तरह से माहौल बना, क्योंकि वो लोग अपने आप में शासन नहीं कर पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमें मजबूरी में करना पड़ा, उनको शिक्षित करना पड़ा। तो इस प्रकार का कथन है। निश्चित रूप से यदि देखा जाए तो ये कथन असत्य प्रतीत होता है। अब आपको लिखना कैसे है, आप लिखोगे, आप प्रारंभ करोगे अपनी चर्चा, आप लिख सकते हो अपने में कि यह कथन जो है वो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से संबंधित है। उपरोक्त कथन जो है भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से संबंधित है, और उस समय के जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उनके लेखन में इस तरह की बातें की गई थी, उनके लेखन में इस तरह के कथन देखने को मिले थे जिसमें ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्थापित करने की बात की गई थी। इसके बाद यदि हम देखें कि इस माध्यम से इस प्रकार के जो विचार दिया गया था, क्या यह सही प्रतीत होता है? यदि हम समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से देखें घटनाक्रम को, इतिहास की घटनाक्रम को देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये जो चीजें हैं, ये जो कथन कहा गया है, ये 100% गलत है। इसके लिए हम कुछ तर्क भी देंगे, आपको भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अंग्रेज पहले भारत में व्यापार करने आए थे, फिर यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, और किस प्रकार से बहुत कम समय में ही उन्होंने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बेखबरी के दौर में नहीं थे, इनकी सुनियोजित योजना थी, ब्रिटेन से निर्देशित थे, ब्रिटेन से इनको गाइडलाइन दिया गया था, वहां से निर्देशित किया जाता था। इन्होंने चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया और अंत में पूरे भारत पर शासन करने में सफल हुए। तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे आप इस कथन के बारे में लिखना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो कहां से करना है कि यह कथन भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से संबंधित है। कुछ साम्राज्यवादी लेखकों द्वारा, कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा इस तरह का विचार अपने लेखन में दिया गया था, जिससे कि ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्थापित किया जा सके। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है कि इसके माध्यम से कुछ इस प्रकार के कथन सामने आए, कुछ इस प्रकार के विचार दिए गए
कि भारत में ब्रिटिश विजय में ब्रिटिश राज की कोई भूमिका नहीं थी। भारत में जो भी घटनाक्रम हुए उसमें ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश राज्य की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि ये समयबद्ध क्रमबद्ध तरीके से स्वयं से ही जो यहाँ पे लोग आए थे, कंपनियां जो यहाँ पे आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से किया गया। यहाँ पे जो उपस्थित अधिकारी थे उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, जबकि ब्रिटेन से इस तरह के कोई निर्देशित दिशा निर्देश नहीं दिया गया था। ये आप प्रस्तावना में इन चीजों को लिखेंगे। फिर बात आती है कि भारत में ब्रिटिश विजय पर अन्य विचार जो हैं, जो भारतीय इतिहासकारों के विचार हैं, वो विचार जो है ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों के विचार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कैसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन तथ्यों के बारे में भी हम देखने वाले हैं कि किन तथ्यों के आधार पर जो भारतीय इतिहासकार हैं वो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के इस कथन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भारत में शासन में, पूरे भारत में शासन स्थापित करने में ब्रिटिश साम्राज्य की कोई भूमिका नहीं थी, ब्रिटिश सम्राट की कोई भूमिका नहीं थी। तो किन कथनों पर, निम्न कथनों पर यह कहा जा सकता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कथन में, तो आप जानते हैं क्या कि कंपनी का व्यापारिक जो करने का तरीका था, जब ये कंपनी भारत में आई थी तो इसके जो व्यापार करने का तरीका था वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण था। ये किस प्रकार से राजाओं को महंगे गिफ्ट देते थे, महंगे उपकरण देते थे, महंगे आभूषण देते थे, इसके बाद से क्या करते थे, वो राजाओं से परमिट ले लेते थे, और परमिट जब ये ले लेते थे तो जो स्थानीय व्यापारी होते थे उनको ये दबाव में रखते थे, एक प्रकार से दबाव में रखते थे। जो स्थानीय हमारे व्यापारी होते थे उस दबाव के कारण उनका व्यापार प्रभावित होता था, क्योंकि इनको स्थानीय शासन से, स्थानीय सम्राट से इस तरह की सहूलतें दी जाती थी, करों में छूट दी जाती थी, इस तरह के बहुत सारे इनको उपकरण नहीं कह सकते, बहुत सारी इनको सहूलतें दी जाती थी, जिससे कंपनी का व्यापार बढ़ता गया और इनका जो व्यापारिक तरीका था वो ऐसे ही त्रुटिपूर्ण रहा। बाद में इन्होंने क्या किया, पहले तो ये व्यापार करने आते थे, बाद में इन्होंने कंपनियां, अपनी जो है फैक्ट्रियां स्थापित करने की परमिशन ली, और बाद में पहले तो फैक्ट्रियों में मान लीजिए व्यापारिक क्रियाकलाप होते थे, बाद में इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से एक समय अंतराल के बाद क्या कर लिया, उन फैक्ट्रियों को अपनी सैन्य छावनियों में बदल दिया। तो किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य को अंजाम दिया गया, वो दिखाता है कि इसको दिशा निर्देशित किया गया है पीछे से ब्रिटिश शासन द्वारा, ये स्पष्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि ब्रिटेन का विस्तृत साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, उस समय ब्रिटेन भारत ही नहीं बहुत सारे देशों में, बहुत सारे महाद्वीपों में फैला हुआ था, अपना साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ब्रिटेन फैला रहा था। ब्रिटेन ही नहीं कह सकते, यूरोप के अन्य देश भी अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को फैला रहे थे। जब भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आगमन हुआ उस समय तक ब्रिटेन का बहुत सारे देशों पर, एशिया के भी देशों पर और अफ्रीका के भी देशों पर, बहुत सारे देशों पर अधिकार हो गया था साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। कुछ द्वीपीय देशों पर भी ब्रिटेन ने उस समय तक अधिकार कर लिया था। तो जो ब्रिटेन का साम्राज्यवादी रवैया था, जो ब्रिटेन का उस समय का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, वो ये दर्शाता था, वो ये आशंकित करता था लोगों को कि ये दिशा निर्देशित दिया गया है, लेकिन क्या इसके लिए एक समय लिया गया और इसको चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या था, विश्वव्यापी वाणिज्यिक, सामाजिक और साम्राज्यवादी स्थापना का दृष्टिकोण था। ब्रिटेन उस समय क्या चाहता था कि एक बृहद ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना है, पूरे विश्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना है, अपनी सामाजिक गतिविधियों का विस्तार करना है। सामाजिक गतिविधियों में अभी आपको बताएंगे क्या क्या चीजें थी। तो एक प्रकार से जो देखा जाए कि जहां कंपनी का जो व्यापार का तरीका था वो त्रुटिपूर्ण था, दबावपूर्ण था, जिससे स्पष्ट होता है कि उनको पूर्व में ही दिशा निर्देशित किया गया। उसी तरह से है कि ब्रिटेन का जो विस्तारवादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण उस समय का दिखता है, उस समय काल का दिखता है, उससे स्पष्ट होता है कि ये जो कथन है पूरी तरह से 100% गलत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें भारत में राजनीतिक नियंत्रण की अनुकूल दशा, जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में दाखिल हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में दाखिल हुई, तो भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, और बहुत सारे शासक क्या करते थे, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए आपस में एक दूसरे से संघर्षशील रहते थे, अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और ये जो अनुकूल परिस्थितियां तैयार की इन राजाओं द्वारा, उससे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बहुत कम समय में ही, फिर भी करते, यदि राजा इस समय
इस तरह की गतिविधियां नहीं करते होते तो शायद कुछ समय लगता, लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा गतिविधियां की जा रही थी, आपसी संघर्ष किए जा रहे थे, उसके माध्यम से क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन को भारत में अपना विस्तार करने में समय नहीं लगा, क्योंकि इन परिस्थितियों ने अनुकूल परिस्थितियों ने उनके कार्रवाइयों को अंजाम देने में, उनके गतिविधियों को अंजाम देने में एक सजग माहौल उपलब्ध कराया, जिसके बाद से ब्रिटिश, आप जानते हैं किस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बाद में फिर राजाओं से संपर्क स्थापित किया, किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण संधियां उनके द्वारा की गई, तो उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद यदि हम देखें कि आप प्लासी से इलाहाबाद तक का देखते हैं, प्लासी से आप देखें किस प्रकार से प्लासी के बाद बक्सर, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से युद्धों की जब बारंबारता बढ़ी और युद्धों के बाद किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा अपने कठपुतली राजाओं को राज्य सिंहासन पर स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया गया? जिससे स्थानीय लोगों का विद्रोह ना हो, इस वजह से उन्होंने एक कठपुतली राजा को, एक अपने अंतर्गत किसी को उस शासन सत्ता पर बैठा दिया, जिससे स्थानीय प्रशासन स्थानीय लोग जो वहां के हैं वो उसका विरोध ना करें। तो प्लासी से लेकर इलाहाबाद तक ये स्पष्ट दिखता है कि ये ब्रिटिश सम्राट की एक सोची समझी साजिश थी, एक सोची समझी चाल थी, जिसके माध्यम से क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके में भारत में अपने शासन को स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये कथन इन आधारों पर गलत साबित होता है। आप 1757 को देखिए, 1757 प्लासी के युद्ध से, फिर आप देखिए 1813 तक, प्लासी के युद्ध से और 1813 तक का जो कार्यकाल है, इसमें कंपनी जो आई थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इसको क्या था? व्यापारिक एकाधिकार था, सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। ब्रिटिश शासन ने सिर्फ व्यापार का ही अधिकार इनको दिया था। बाद में क्या हुआ? 1813 से 1860 का कार्यकाल देखें तो इस दौरान क्या हुआ? इनका जो स्वायत्त क्षेत्र था, जो इनको फ्री व्यापार, मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, इसमें कुछ क्षेत्रों में इसको वापस लिया गया, समाप्त किया गया। तो ये आपको पता चल गया। फिर आप जानते हैं कि कंपनी जो है इस समय क्या करती थी? जब ये ट्रेड था, यहां से ये कच्चे माल लेते थे, कच्चे माल का आयात करते थे, कच्चे माल का ब्रिटेन को निर्यात करते थे और ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं को भारत में आयात करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से 1813 और 1860 के बीच में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था ही रीढ़ होती है किसी देश की, तो इन्होंने कैसे भारत को कमजोर करने का प्रयास किया। एक तो राजा आपस में लड़कर खुद कमजोर हो रहे थे, दूसरी बात इन्होंने जब अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया इस मामले से, इस तरह के क्रियाकलापों से, तो अर्थव्यवस्था जब कमजोर हुई तो भारत का जो निम्न वर्ग है, भारत का जो मध्यम वर्ग है, वो उससे प्रभावित हुआ। और इसके बाद का जो समय काल है 1860 से 1947-48 तक का, इसको वित्तीय पूंजीवाद का काल बोलते हैं। इस समय तक ब्रिटिश शासन जो है पूरी तरह से, एक बार कह लीजिए, समझ लीजिए कि भारत में स्थापित हो चुका था। और इसमें क्या हुआ? तब ये तरह तरह का निवेश कर रहे थे, जैसे रेलवे में निवेश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अपने उत्पादों को और कच्चे माल को भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा करने के लिए और अपने उत्पादों को पूरे भारत में फैलाने के लिए, अपनी सैन्य गतिविधियों को पूरे भारत में कम समय में संचालित करने के लिए इन्होंने रेल अवसंरचना में भी विकास किया। लेकिन उससे जो लाभ हुए वो भारत तक नहीं पहुंचे, उन लाभों को ब्रिटेन ले जाया गया, जिससे यहाँ की जो स्थानीय निवासी थे उनको किसी भी प्रकार की सहूलियतें, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले बंगाल में, आप जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के चलते बंगाल से अपना शासन प्रारंभ किया। बंगाल में व्यापार करने के लिए आए। क्यों आए? क्योंकि बंगाल उस समय आप जानते थे, बंगाल का जो क्षेत्र था वो बहुत ही संपन्न था, बंदरगाह की अवस्थिति थी, और बंगाल के बगल में है बिहार, और बिहार में उस समय अफीम की पर्याप्त मात्रा में खेती होती थी। तो इन्होंने क्या किया? उस अफीम की खेती से धन बनाया, जिससे अपनी सैन्य गतिविधियों को और अपनी अन्य गतिविधियों को चालू रखा जा सके, जिससे उनको ब्रिटेन से पैसा ना लाना पड़े। मतलब भारत के ही धन से, भारत में ही अर्जित धन से किस प्रकार से उन्होंने अपनी सैन्य क्रियाकलाप को, सैन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाया, उसमें ब्रिटेन का खर्च ना हो, इस वजह से इन्होंने सर्वप्रथम बंगाल से अपने कार्यक्रम को चलाया। क्योंकि
बंगाल उस समय व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। तो बहुत सारे वहां पे बंगाल से शासन प्रारंभ करने से, बंगाल से एंट्री करने के बहुत सारे फायदे थे। और इससे भी स्पष्ट होता है कि एक सोची समझी साजिश के चलते बंगाल से किया गया। नहीं तो ये आप जानते हैं पश्चिमी भाग से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी भाग से भारत में प्रवेश नहीं किया। तो एक सोची समझी साजिश के चलते ये किया गया है। ठीक है, तो आपने समझा कि किस प्रकार से, किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश के चलते हुआ है। तो आप इस कथन को किस प्रकार से बता सकते हैं कि ये जो कथन है, उपरोक्त जो कथन है साम्यवादी इतिहासकारों का, ये किस प्रकार से वर्तमान परिवेश में और वर्तमान इतिहास लेखन को पढ़ने पर किस प्रकार से ये त्रुटिपूर्ण लगता है, किस प्रकार से एक कथन गलत साबित होता है। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने रिंग ऑफ फेंस, फिर इसके बाद जो है गोद लेने की प्रथा, इन सबको किस प्रकार से रिजेक्ट किया और अपने शासन को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते गए। ऐसे बहुत सारे आधार हैं जिनकी आप चर्चा अपने उत्तर में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए, किन आधारों पर एक बेहतर उत्तर लिखा जाए, किन पॉइंट को आपको अपने उत्तर में समेकित करना है, समाहित करना है। तो उम्मीद करता हूं समझाने में सफल हो पाया हूं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।